हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिश चौधरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे दोस्तों, हमारा जो है क्लास का शेड्यूल चल रहा है बायोलॉजी रिवीजन क्लासेस। तो आज हम जो है उसका अगला स्टेप उठाने चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा, जहां से हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उससे आगे हमें बढ़ना है। तो उससे नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन रहता है उसमें बच्चों हमने बात करी थी फूड कंपोनेंट्स हम देख रहे थे। और फूड कंपोनेंट्स के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर लिया था, प्रोटीन्स और फैट्स को डिस्कस कर लिया था। उससे नेक्स्ट जो सेक्शन आता है उसके अंदर हम बात करते हैं विटामिन्स की। तो विटामिन्स में प्यारे बच्चों सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा कि जो विटामिन है हमारे, उनकी खोज किसने करी। तो विटामिन की खोज करी थी हॉपकिंस ने। और उसके बाद बात आता है टर्म कॉइन्ड बाय, यानी कि शब्द किसने दिया था, सीजे फंक ने दिया था। तो ये दोनों टर्म्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि डिस्कवरी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, फंक लगा देते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फंक ने सिर्फ नाम दिया था, जबकि खोज की अगर बात करी जाए तो विटामिन की खोज करी थी हॉपकिंस ने। इसके बाद बात आती है कि विटामिन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ विटामिन की जब हम बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता के आधार पर दो तरह के विटामिन हम देखते हैं। एक होते हैं जल में घुलनशील और एक होते हैं वसा में घुलनशील। तो कौन से जल में घुलनशील होंगे और कौन से वसा में घुलनशील होंगे, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, ये दोनों होंगे आपके जल में घुलनशील। और जो इनके अलावा बचे ए, डी, ई और के, ये जो चार विटामिन होंगे ये आपके रहेंगे वसा में घुलनशील। आपको याद रखने का एक और तरीका बता देता हूँ। अगर इसको हम उल्टा पढ़ेंगे इधर से इधर की तरफ, तो ये बनेगा कीड़ा। और कीड़ा किस में लगता है, वसा में लगता है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या रहेंगे, वसा में घुलनशील। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे विटामिन्स हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने 2 विटामिन्स को यहाँ पर लिखा है और 4 विटामिन्स को हमने यहाँ पर रखा है। तो हमारे पास टोटल जो विटामिन्स हमें यहाँ दिख रहे हैं वो 6 विटामिन बनते हैं आपके। तो इन्हें कहा जाएगा मेजर विटामिन्स। मेजर विटामिन्स की बात करेंगे तो ये हो गए ए, बी, सी, डी, ई और के, ये 6 हमारे मेजर विटामिन्स हो जाते हैं। इसके बाद जो ये बी वाला सेक्शन है, इसको फिर से हमने एक्सप्लोर किया है, जिसको हम B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, इनके अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। तो ये रहेगा हमारा विटामिन्स का टोटल पार्ट, यानी कि मेजर विटामिन्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मेजर विटामिन के अंदर ए, बी, सी, डी, ई और के आते हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम बात करते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो चलिए इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, आगे देखते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे पहला मेजर विटामिन। और मेजर विटामिन में विटामिन हो गए ए, बी, सी, डी, ई और के। तो इन सब के बच्चों हमें ध्यान रखने हैं केमिकल नेम, यानी कि रासायनिक नाम, जिसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक का प्रयोग यहाँ पर किया है। और ट्रिक क्या बन रही है हमारी, रेट था ऐसा कैसा टोल फ्री का। तो रेट था ऐसा कैसा, रेट से शब्द बना क्या, रेटिनोल, था से बना थायमिन, ऐसा से बना एस्कॉर्बिक एसिड, कैसा से बना कैल्सीफेरॉल, टोल से बना टोकोफेरॉल और फ्री से बना फेरोक्विनोल। तो ये बच्चों इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक हमने यहाँ पर यूज़ की है। इसकी सहायता से आप जो है चीज़ों को इजीली याद रख पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डिजीज़ की, इनकी कमी से होने वाले रोग, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ध्यान रखना एक चीज़ का, विटामिन ए की वजह से रोग नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होने वाला बेरी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से हमारा जो है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, जो हड्डियों का रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से हमारा जो है इनफर्टिलिटी, बांझपन। और विटामिन के की कमी से होता है नो ब्लड क्लॉट, यानी कि रक्त का थक्का न बनना। तो ये बच्चों हमारे रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर विटामिन्स। और मेजर विटामिन्स के ये हमने रासायनिक नाम पढ़ लिए, केमिकल नेम, और साथ ही साथ पढ़ लिया उनकी कमी से होने वाले रोग। एक बार थोड़ा सा बेसिक मैं इनका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डिजीज़ के बारे में। जो रतौंधी होता है, रतौंधी के अंदर आपको याद रखना है कि रतौंधी जो रोग होगा ये होगा आपका आई रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आंखों से, यानी कि जो हमारी विजिबिलिटी होती है उससे संबंधित रोग होगा। रतौंधी में क्या होगा कि जैसे ही लाइट जो है वो कम होना शुरू होगी, डिम होना शुरू होगी, तो हमें जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे वो ब्लरी ऑब्जेक्ट्स हमारे रहेंगे। यानी कि हम बात करें अगर
तो वो हमें जो है साफ दिखाई नहीं देंगे, धुंधले हमें दिखाई देंगे वो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है बेरी बेरी। तो जब बेरी बेरी की हम बात करते हैं तो बेरी बेरी के अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बेरी बेरी के अंदर हमारा स्किन प्रॉब्लम आता है, यानी कि स्किन जो होगी उसके ऊपर रेडनेस होके, जैसे हाथ और पैरों की जो स्किन होगी उसके अंदर स्वेलिंग जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सूजन आना शुरू हो जाएगी। इस तरह से हम बात करें स्कर्वी की, तो स्कर्वी तो हमने जो है प्रयास के फर्स्ट सीरीज़ के अंदर भी डिस्कस किया था कि स्कर्वी जो रोग होता है वो मसूड़ों का रोग होता है, यानी कि जो इसमें मसूड़े होते हैं वो फूलना शुरू हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं मसूड़े। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और हमने वहाँ पर देखी थी कि जख्म न भरना, घाव जो होते हैं वो जल्दी से नहीं भरते हैं स्कर्वी रोग के अंदर। जैसे कि मधुमेह में भी हम देखते हैं कि जब मधुमेह रोग किसी को हो जाता है तो वहाँ घाव भरने की बहुत बड़ी समस्या रहती है। ठीक वही कॉन्सेप्ट हमारा किसमें, स्कर्वी के अंदर भी आता है। डी जो होता है रिकेट्स, ये हड्डियों का रोग है, बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। और रिकेट्स जो होता है उसके अंदर क्या रहता है, हड्डियां जो होती हैं वो दुबली पतली और कमज़ोर रह जाती हैं। उसके बाद इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी होता है बांझपन, यानी कि बच्चे पैदा ना हो पाना। तो इनफर्टिलिटी की बात होती है तो इनफर्टिलिटी स्पेशली वर्ड यूज़ किया जाता है फीमेल के लिए, और मेल के लिए इसी का जो सिनोनिम यूज़ होगा वो इम्पोटेंसी होगा, यानी कि नपुंसकता। यानी पुरुष में अगर बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो चुकी है तो उसे नपुंसकता कहेंगे, और फीमेल के अंदर अगर बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो चुकी है तो उसे इनफर्टिलिटी कहेंगे। उसके बाद विटामिन के, जिसके कारण हम कहते हैं कि अगर विटामिन के की कमी शरीर में हो जाती है तो उससे रोग होता है नो ब्लड क्लॉट, यानी कि रक्त का थक्का न बनना। और बच्चों ध्यान रखिएगा, विटामिन के जो होता है ये ब्लड क्लोटिंग के अंदर रक्त का थक्का जमने के समय, ब्लड क्लोटिंग में किसका काम करता है, ये उत्प्रेरक का काम करता है, या फिर हम कहें कि कैटलिस्ट का काम करेगा विटामिन के। इसलिए हम कहते हैं कि जब विटामिन के की कमी हो जाएगी शरीर में तो रक्त का थक्का न बनने की समस्या उत्पन्न होती है, शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, सॉरी शरीर के बाहर रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स वाला सेगमेंट। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने बात करी थी विटामिन B1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हमारे कुछ 8 बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन थे जिनके केमिकल नाम ये रहे। इसके लिए ट्रिक ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है बच्चों, आपको बस थोड़ा सा हिंट खाली यहाँ से मिल सकता है, तो कोशिश करिएगा कि चीज़ों को याद रख सको। हिंट क्या बन रहा है हमारा, था, रानी, पे, पाबोस। B9 को हमने खाली छोड़ा है, था, रानी, पे, पाबोस। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं आपको याद दिला दूँ, ये वाला नाम तो सुने ही होंगे आप सभी, पाबोस। पाबोस जो बलबन ने लगाया था, सिजदा और पाबोस नाम की जो प्रथाएं थी वो आप ज़्यादा जानते होंगे। तो यहाँ पर हम बात करें था, रानी, पे, पाबोस, तो था से हमारा शब्द क्या बना, थायमिन। क्या बना, थायमिन। रा से क्या वर्ड बना, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया। B3 का रासायनिक नाम नी से बना, नियासिन, या फिर एक नाम और यहाँ पर बन रहा है हमारा निकोटिनामाइड। तो नियासिन और निकोटिनामाइड ये दो नाम हो जाते हैं विटामिन B3 के। उसके बाद B5 आता है, B5 में वर्ड है पे से बना पेंटाथेनिक अम्ल। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो गया पेंटाथेनिक अम्ल। नेक्स्ट है B6 में वर्ड आता है पा से बना पायरिडोक्सिन या फिर पायरिमिडिन। तो ये दो टर्म फिर से, यानी कि B3 की तरह ही B6 में भी दो नाम आते हैं, पायरिडोक्सिन और पायरिमिडिन। ये किसके हो जाएंगे, B6 के रासायनिक नाम हो जाएंगे। B7 का वर्ड है बो से बना बायोटिन। उसके बाद B12 जो है उसका स वर्ड है, स से बना साइनोकोबालामाइन। तो ये तो हो गए बच्चों। इसके बाद जो हमने खाली छोड़ा था ये B9 वाला, इसका आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। तो ये हो गए इनके रासायनिक नाम। अब बात आती है इनकी कमी से होने वाले रोगों की। तो विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन। और अगर आपको याद हो तो पिछले पार्ट में भी हमने थायमिन की कमी से एक रोग पढ़ा था, बेरी। तो यहाँ पर भी थायमिन की कमी से कौन होगा, बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2, इसकी कमी से क्या होता है, त्वचा झुर्रीदार हो जाती है, यानी कि स्किन जो है वो जैसे बुढ़ापे में हो जाती है, त्वचा में झुर्रियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर झुर्रियों का निर्माण हो जाता है।
नेक्स्ट है विटामिन B3। B3 में हम बात करते हैं नियासिन या निकोटिनामाइड, जिसका रासायनिक नाम है, इसकी कमी से होता है रोग पेलाग्रा। पेलाग्रा एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे सनबर्न की समस्या होती है, सूर्य के प्रकाश में स्किन जो जल जाती है उसके जैसी, यानी कि स्किन के ऊपर जलने जैसी एक ब्लैकिश लेयर सी बननी शुरू हो जाती है, या फिर उसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे डोटेड, यानी कि जैसे हम बात करें अगर घमौरिया जैसी कंडीशन आपने देखी होगी, तो उस तरह की जो कंडीशन हमें दिखती है उसको हम क्या कहते हैं, पेलाग्रा कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B5। B5 का रासायनिक नाम था पेंटाथेनिक अम्ल, और पेंटाथेनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है, मसल्स वीक हो जाती हैं। मसल्स वीक हो जाती हैं, या फिर हम कहें कि मसल्स जो है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये रहेगा हमारा B5। उसके बाद B6 है। B6 में हमारा टर्म आता है पा से वही हमने आप बात करी कि दो हमारे केमिकल नेम बनते हैं, एक पायरिडोक्सिन बनता है, एक पायरिमिडीन बनता है। तो इन दोनों की कमी से होने वाला रोग है वो होगा रिड्यूस्ड बॉडी ग्रोथ, यानी कि शारीरिक जो वृद्धि है जो लगातार होती रहती है हमारे शरीर में, वो वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो रिड्यूस्ड बॉडी ग्रोथ, शारीरिक वृद्धि में रुकावट, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B7, जिसका केमिकल नेम है बायोटीन, जिसकी कमी से रोग होता है बाल सफ़ेद होना या बाल झड़ना। आपने अक्सर एक चीज़ नोटिस भी करी होगी कि जो हम शैम्पू वगैरह लेकर आते हैं घरों में, या फिर हम कोई भी हेयर ऑयल वगैरह लेकर आते हैं, या फिर टीवी में ऐड जो आती हैं इन सब चीज़ों की, उसमें लिखा रहता है कि विटामिन B7 युक्त फॉर्मूला। यानी कि B7 युक्त फॉर्मूला होने का मतलब क्या है, उसके अंदर कौन है, बायोटीन है, जो क्या करता है, बाल सफ़ेद होने को रोकता है और बाल झड़ने को रोकता है। तो B7 की कमी से बाल सफ़ेद होते हैं या बाल झड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से हम बात करें अगर B9 की, जिसका नाम है फोलिक अम्ल, और B12 जिसका नाम है साइनोकोबालामाइन और फोलिक एसिड, इन दोनों की कमी से जो रोग होता है उसको कहते हैं बच्चों एनीमिया, अरक्तता, यानी कि शरीर में खून की कमी, जिसको हम देसी भाषा में कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो ब्लड के अंदर उसकी कमी आ गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। ये हो गया हमारा विटामिन B कॉम्प्लेक्स का पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सोर्सेज ऑफ मेजर विटामिन्स। विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत कौन रहेगा, तो जब हम विटामिन A की बात करते हैं तो इसका सर्वोत्तम स्रोत हमारा रहता है कैरेट। गाजर जो है सर्वोत्तम स्रोत रहेगी। नेक्स्ट रहेगा विटामिन B। विटामिन B का जो है या तो हम कह सकते हैं रॉ मीट, कच्चा मांस, या फिर हम कह सकते हैं पनीर। ये दोनों जो है विटामिन B का बेस्ट सोर्स रहेंगे, सर्वोत्तम स्रोत रहेंगे। विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत रहेगा आपका आंवला। विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत, लेकिन बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, यूपीपीसीएस 2018 ने क्वेश्चन पूछा था कि विटामिन D का सबसे सर्वोत्तम स्रोत कौन है, जहां पर उसने ऑप्शन में ही नहीं दिया था सनलाइट। तो ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने बनता है तो विटामिन D का बेस्ट सोर्स रहेगा आपका फिश ऑयल, मछली का तेल। तो फिश ऑयल या सनलाइट ये हमारा बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन D रहेगा। विटामिन E का सर्वोत्तम स्रोत कौन रहेगा, विटामिन E का सर्वोत्तम स्रोत होता है जर्मिनेटेड ग्रेन्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं अंकुरित अनाज। जर्मिनेटेड ग्रेन्स या अंकुरित अनाज ये रहेगा विटामिन E का सर्वोत्तम स्रोत। और विटामिन K की अगर बात करें तो विटामिन K का सर्वोत्तम स्रोत रहता है स्पिनच, या फिर हम कहें पालक। तो बच्चों ये हमारे जो है बेस्ट सोर्स हो गए विटामिन्स के। इसके बाद कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो ये रहेंगे कि जो विटामिन D रहता है और K रहता है, इनका जो फॉर्मेशन रहेगा, इनका जो निर्माण रहेगा, कहाँ होता है, आकर्स एंड बॉडी। बॉडी में कैसे होगा, जो विटामिन D है वो होगा ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ
मेलानिन, यानी मेलानिन जो हमारा पिगमेंट होता है जिससे हमारा कलर बनता है स्किन का, उसके सिंथेसाइज होने से, उसके संश्लेषित होने से निर्माण होता है विटामिन डी का। और अगर हम बात करें के की, तो ये जो है इंटेस्टाइन के अंदर, आंत के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, इंटेस्टाइन में बनता है, किसके द्वारा? ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा। रिसेंटली डिस्कवर्ड विटामिन कौन सा रहेगा? रिसेंटली डिस्कवर्ड विटामिन के अंदर हम बात करते हैं विटामिन पी की। अब दो इंपॉर्टेंट नाम, एक होता है विटामिन जी और एक होता है विटामिन एच। तो ये किस किस को कहा जाएगा बेटा? विटामिन एच जो होता है वो कहा जाता है B7 को, और विटामिन जी जो होता है वो कहा जाता है B3 को। तो ये विटामिन जी और विटामिन एच, ये हमारा विटामिन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। और आपको ये चीज़ पता ही है कि विटामिन जो होता है उससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ये सिर्फ मेटाबॉलिज्म करवाता है, यानी कि शारीरिक जो उपापचय होता है उसमें हेल्प करता है। चलिए अब देखते हैं कि इन सभी को पाचन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये छोटा सा आपके पास डायग्राम आता है जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात करी है, डाइजेस्टिव पार्ट्स की बात करी है। जैसे सबसे पहले हमने बात करी है मुख यानी कि बकल कैविटी की हमने बात करी। इसके बाद अगर हम कहें तो ये हमारा भाग हो गया जिसको हमने फेरिंक्स यानी कि ग्रसनी कहा है। ग्रसनी के ठीक नीचे होती है ईसोफेगस यानी कि ग्रास नली। ग्रास नली सीधी पहुंचती है किसके पास? स्टमक यानी कि आमाशय के पास। आमाशय के ठीक नीचे जो रेड मार्कर से आपने लिखा हुआ है, लिखा दिख रहा है, अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज के ठीक अपोजिट साइड में कौन हो गया हमारा? लीवर हो गया, यकृत हो जाता है, और यकृत के पास से फूड जो है वो एंटर कर जाता है किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में, और छोटी आंत से यहाँ से ये फूड एंटर हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। और फिर बड़ी आंत में भी आपका हो गया सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो इसके अंदर हम बात करें तो ये बड़ी आंत के भाग हो गए, और मलाशय भाग जो है ये हमारा अंतिम भाग से थोड़ा सा पहले रहता है, और उसके बाद ओपनिंग हो जाती है जिसके माध्यम से हम शरीर से बाहर अपशिष्टों को निष्कासित कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, शरीर से बाहर रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा छोटा सा डाइजेस्टिव पार्ट रहेगा। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें रहेंगी, जो ऑर्गन्स रहेंगे, उन ऑर्गन्स की हम बात यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहला ईसोफेगस रहेगा जिसको हम ग्रास नली कह रहे हैं। क्यों रहेगा? क्योंकि ग्रास नली के अंदर इंपॉर्टेंट रहता है एक चीज, इसको ध्यान से समझिएगा। ग्रास नली जो होती है इसके अंदर होती हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, और जो होती हैं वो मैक्सिमम कहाँ होती हैं और मिनिमम कहाँ होती हैं। तो मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस की जब मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? ईसोफेगस में देखने को मिलती हैं, ग्रास नली में। और अगर मैं कहूं कि मिनिमम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमें कहाँ मिलेंगी, तो मिनिमम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हमें इस भाग में देखने को मिलेंगी, रेक्टम, जिसको हमने मलाशय कहा है। तो इस रेक्टम भाग में मिनिमम रहती हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती क्या है? ये एक तरह की इस तरह की मूवमेंट है, यानी कि जब फूड बोलस जो होता है, भोजन के जो गोले होते हैं, उन गोलों को नीचे की तरफ मूव करवाने के लिए इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यानी सिकुड़ने और फैलने की जो क्रियाएं होती हैं उनको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स, यानी कि क्रमानुकुंचन गतियां, और इनको लहरीली गतियां भी बच्चों कहा जाता है। तो ये हो गई बात ईसोफेगस की। ईसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट वाला सेक्शन आता है हमारा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो रहेगा हमारा आमाशय। पहले एक बार स्टार्टिंग वाली बात कर लेते हैं बकल कैविटी की। तो बकल कैविटी में भी दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो भी समझ लेते हैं एक बार साथ साथ। तो बकल कैविटी को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं तीन भागों में। कौन कौन से तीन भाग होते हैं?
बकल कैविटी में एक होता है आपका सलाइवा, एक होता है टंग और एक होता है टीथ। तो सलाइवा की बात करें, लार की बात करें तो लार के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हमें नहीं चाहिए। लार की सीधी सीधी बात है कि लार का पीएच मान जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि जो लार का पीएच मान होता है वो 6.7 to 7.5 के बीच में रहता है, यानी कि हल्की सी अम्लीय से लेकर क्षारीय तक होती है। और अगर जनरली पूछा जाए कि लार कैसी प्रकृति की होती है तो लार हमें जो फ्रेश सलाइवा होती है वो बेसिक नेचर की होती है, यानी कि क्षारीय प्रकृति की होती है। इसके बाद अगर बात आए कि भाई लार कितनी स्त्रावित होती है तो पर डे 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्राव होता है। और लार जो है वो स्त्रावित होती है लार ग्रंथियों से, जो बेसिकली हमारे पास 3 तरह की मिलती हैं। एक पैरोटिड होती है, एक सबलिंगुअल होती है, एक सबमैंडिबुलर होती हैं। पैरोटिड जो हैं वो जीभ के सबसे अंतिम भाग के पास साइड में पाई जाती हैं, पार्श्व भाग में पाई जाती हैं। दूसरी रही सबलिंगुअल, ये जीभ के नीचे होती हैं। और सबमैंडिबुलर मैंडिबल के पास यानी नीचे का जो जबड़ा होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारी सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो रहेगी वो रहेगी पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और लार की अगर हम बात करते हैं तो लार जो रहेगी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक आपको ध्यान देनी है कि लार जो होती है इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है फूड को स्मूथ करना, यानी कि भोजन को मुलायम करना। इसी तरह बात करें अगर टंग की तो टंग के पास होती हैं हमारी टेस्ट बड्स, यानी कि हम बात करें स्वाद कलिकाएँ यहाँ उपस्थित होती हैं। और स्वाद कलिकाओं का काम जो होता है वो देखिए एक सेकेंडरी फंक्शन रहेगा। ध्यान रहे, जीभ की जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो जीभ का प्राथमिक कार्य नहीं है टेस्ट प्रोवाइड करना, वो हमें जो है स्वाद अनुभव करवाना उसका प्राथमिक कार्य नहीं है, वो इसका सेकेंडरी फंक्शन है, यानी कि द्वितीयक कार्य है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? प्राइमरी फंक्शन होता है कि इसको सलाइवा को किसके अंदर मिक्स करना? भोजन के अंदर। तो ये मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इन फूड, ये हो गया प्राइमरी फंक्शन। और सेकेंडरी फंक्शन की हम बात करें तो इसका हो गया टेस्ट। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। और टेस्ट बड्स की भी अगर मैं बात करूं तो टेस्ट बड्स जो रहेंगी वो हमारे पास 3 प्रकार की रहेंगी, टोटल 4 होती हैं। कौन सी? इस तरह से अगर हम बात करें तो ये हमारी जीभ हो गई। तो ये जो आगे वाला टिप पार्ट है, इस टिप पार्ट के ऊपर होती हैं स्वीट के लिए यानी मीठे के लिए जो है उत्तरदायी होती हैं हमारी टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाएं, वो सबसे टिप भाग पे होती हैं। बीटर पार्ट के लिए सबसे पीछे के भाग पे जो है हमारे अंतिम भाग पे। और जो दोनों तरफ जो सतह बच गई यानी कि पार्श्व भाग जो हैं, इन पार्श्व भाग पे खट्टे और नमकीन के लिए टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना कि जीभ के मध्य भाग पर कोई स्वाद कलिका नहीं होती है। इवन अगर हम कोई भी टेस्ट वाली चीज़ जीभ के मध्य भाग पर रखेंगे और उसको हम महसूस करेंगे विद इन सम सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के अंदर हम अगर चाहें कि हमें टेस्ट आ जाए तो नॉट पॉसिबल, टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट कब आएगा? जब वो वहाँ पर बीच भाग में रखी हुई है, उसके बाद वो धीरे धीरे पिघलेगी, पिघलकर जब वो पूरी जीभ पर फैलेगी तब जाकर हमें टेस्ट आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना जीभ के मध्य भाग पर स्वाद कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं, तो इसमें कोई भी टेस्ट नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टीथ यानी कि दांत। दांतों के अंदर ध्यान रखना है कि मानव को जो है 3 तरह से डिवाइड किया गया है। एक बोला गया है मानव को हेट्रोडोंट, एक बोला गया है मानव को डाइफोडोंट और एक बोला गया है थिकोडोंट। हेट्रोडोंट क्या होता है? हेट्रोडोंट होते हैं विषम दंती यानी कि जिसमें विषम प्रकार के दांत हों, संरचना के आधार पर भी और कार्य के आधार पर भी। जब प्रत्येक दांत का अलग कार्य होता है तो उन्हें कहा जाता है हेट्रोडोंट। एक होते हैं होमोडोंट जो सभी एक ही तरह के काम भी करते हैं और एक ही तरह के दिखाई भी देते हैं, उनको होमोडोंट कहा जाता है। तो ये हेट्रोडोंट हो गए। दूसरा है डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब क्या है? जब 2 बार दांत विकसित होते हैं, एक बार दांत उग गए, जैसे बच्चों में आपने देखा होगा कि बच्चों में एक बार दांत आते हैं, कुछ समय बाद वो गिर जाते हैं, फिर दोबारा से आते हैं, तो 2 बार विकसित हुए हैं। तो डाई का मतलब क्या हो गया? 2, तो 2 बार विकसित होने वाले दांत डाइफोडोंट। तीसरा है थिकोडोंट। थीको होता है गर्त दंती यानी कि गड्ढों में धंसे हुए दांत। तो इस आधार पर मानव को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है, हेट्रोडोंट हो गया, डाइफोडोंट हो गया और थिकोडोंट हो गया।
मानव में कुल वयस्क के अंदर 32 दांत होते हैं, बच्चे के अंदर 20 दांत होते हैं। 12 दांत जो होते हैं वो ऐसे हैं जो जीवन में सिर्फ एक ही बार विकसित होते हैं और 20 दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। अब बात आती है कि इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या रहेगा। तो डेंटल फॉर्मूला हम 2 तरह से पढ़ेंगे। दंत सूत्र जो रहेगा वो एडल्ट के अंदर अलग रहेगा और चाइल्ड में अलग रहेगा। एडल्ट के अंदर क्या रहेगा दंत सूत्र? तो एडल्ट के अंदर दंत सूत्र रहेगा हमारा 2123 अपॉन 2123 और चाइल्ड के अंदर रहेगा 2102 अपॉन 2102। ध्यान रखना, फॉर्मूला के आधार पर हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चे में प्रीमोलर नहीं होते हैं, मोलर होते हैं। ध्यान रखना, बच्चे में मोलर्स नहीं होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये ओरिजिनल या रियल फॉर्मूला नहीं है। बेसिक फॉर्मूला कुछ और होता है। आप ध्यान ये रखेंगे कि ये 2123 क्या है। तो 2 होता है इंसीजर, 1 होता है कैनाइन, 2 होता है प्रीमोलर और 3 होता है मोलर। तो ICPM अपॉन ICPM, इसी से जो है हमारा डेंटल फॉर्मूला बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये तो बात हो गई हमारी बकल कैविटी की। इसके बाद ईसोफेगस हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ईसोफेगस से अगले पार्ट पे। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक भाग, आमाशय भाग, जिसके अंदर हम बेसिकली 3 प्रकार के भाग देखेंगे। होते 3 प्रकार के हैं। कार्डियक होता है, फंडस होता है और पाइलोरिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फंडस, जो हमारा कार्डियक भाग रहेगा वो अटैच रहता है ईसोफेगस से, जो ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर गई हुई है जो स्टमक तक खाना पहुंचाएगी, उसमें होता है हमारा, उसके पास होता है हमारा कार्डियक भाग, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाला सेक्शन होता है, यानी कि फूड को अंदर आने देता है, वापस रिवर्स फ्लो उसका नहीं होने देता है। तो ये तो हो गया कार्डियक भाग। इसके बाद फंडस और पाइलोरिक, ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों से स्रावित होता है गैस्ट्रिक जूस, जठरीय रस, और इस जठरीय रस के अंदर जो हमारा पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है वो HCl होता है, जिसका स्राव होता है पाइलोरिक भाग में उपस्थित पाइलोरिक ग्रंथियों से, पाइलोरिक ग्लैंड्स, पाइलोरिक ग्रंथियों से स्राव होता है HCl का। और ध्यान हमें ये रखना है कि जो HCl होता है इसका pH मान जो रहेगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, जिसके कारण हम कहते हैं 1.4 to 1.8 जो है इसका pH मान रहेगा। और अब हम कहेंगे कि इंटरनल वॉल को क्यों नहीं बर्न कर रहा है अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के जो इंटरनल लेयर होती है उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं जिनसे लगातार श्लेष्मा का स्राव होता रहता है, जो बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड और बेस दोनों मिलते हैं और न्यूट्रलाइज एक दूसरे को कर देते हैं, जिससे उसकी दीवारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद बात आती है कि HCl का काम क्या है। सबसे पहली चीज तो ये फूड का मीडियम क्या कर देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण फूड का जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देगा। साथ ही साथ टू किल पैरासाइट्स, यानी कि भोजन के अंदर जो परजीवी थे उनको भी नष्ट करने का काम ये करता है। तो जैसे ही ये मीडियम बनाता है एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम जैसे ही बनेगा तुरंत हमारा जो फंडस भाग होगा ये सिक्रेट कर देगा एंजाइम्स को। कौन से एंजाइम्स होंगे इनको हम आगे देखेंगे, आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे कौन कौन से एंजाइम जो है डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे यहाँ पर आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि स्टमक के अंदर ये सारा झमेला होने के बाद अब फूड कहाँ चला जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, स्टमक के अंदर जब फूड चला जाता है तो फूड नहीं, उसे काइम कहा जाता है। उसे काइम कहा जाता है। तो एक बार इसे देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा? चलिए,
स्टमक के बाद अब हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। छोटी आंत की अगर बात करें तो छोटी आंत के बेसिकली यहाँ पर हमें 3 पार्ट मिलते हैं, जैसे कि हमने स्टमक के अंदर देखा था। सबसे पहला होता है डुओडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। इसको कहा जाता है ग्रहणी, ये मध्यांत्र होती है और ये शेषांत्र होती है। तो ये 3 भाग होते हैं। डुओडेनम जो होता है उसकी लंबाई लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर होती है और ये वो भाग है जब हम स्टमक से ये जो भोजन लेकर जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये जिस भाग तक हमारा पैनक्रियाज जो यहाँ पर प्रेजेंट है और लीवर जो यहाँ से सिक्रीशन डालेगा, जहाँ तक पैनक्रियाज और लीवर अपना सिक्रीशन डालते हैं, अपना स्त्राव डालते हैं, उसी भाग को कहा जाता है डुओडेनम भाग। तो ये हमारी 40 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर एक तरफ तो लीवर से बाइल जूस यकृत से पीतरस का निर्माण होता है, पीतरस का स्त्राव होता है और ये पीतरस लगातार जो है फूड के अंदर एंटर होता रहता है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना कि जो बाइल जूस होता है हमारा, वो बाइल जूस स्टोर होता है इन गॉल ब्लैडर, पित्ताशय के अंदर ये संचित होता है। पित्ताशय में ये संचित होता है। वहीं दूसरी तरफ उसके अपोजिट साइड में एक ग्लैंड प्रेजेंट है, ग्रंथि उपस्थित है, जिसको कहा जाता है पैनक्रियास। अग्नाशय जिसको कहा जाता है, अग्नाशय से स्त्रावित होता है पैनक्रिएटिक जूस, अग्नाशय रस। इम्पोर्टेंट ये है कि जो बाइल जूस है ये भी, अगर हम इसके पीएच की बात करें तो इसका पीएच होता है लगभग 7.7 और पैनक्रिएटिक जूस जो है इसका पीएच होता है लगभग 8.3 से 8.6। यानी कि दोनों के दोनों हम देखें तो ये बेसिक नेचर के हैं। तो जैसे ही हम बात करेंगे कि नेचर पहले एसिडिक बनाई थी HCl ने, अब HCl के एसिडिक मीडियम से अब हमारा क्या बन रहा है, बेसिक मीडियम बन रहा है, क्षारीय माध्यम बन रहा है। तो जैसे ही क्षारीय माध्यम बनेगा, यहाँ पर तुरंत जेजुनम जो मध्यांतर भाग है इसके एंजाइम्स का स्त्राव होगा, यहाँ पर एंजाइम स्त्रावित होंगे, पाचक एंजाइम, तो उनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि ये तो एक पीएच रहा 7.7 और दूसरा पीएच रहा 8.3 to 8.6, ये दोनों के दोनों मिलकर जो है पूरा का पूरा मीडियम बेसिक बना देते हैं। तो इसके बाद समझेंगे थोड़ा सा कि जैसे ही डुओडेनम भाग खत्म होता है तो जेजुनम भाग की सबसे पहले तो लंबाई आप लोग जान लीजिए। जेजुनम जो भाग है इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी अप्रॉक्स 2.5 मीटर, 2.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। और इलियम भाग की लंबाई की हम बात करें तो ये होती है 3.5 मीटर। तो लगभग 6 से 7 मीटर की हमारी होती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसके अंदर पार्टीशन हमने देख लिया कि जेजुनम जो है वो 2.5 और इलियम जो है वो 3.5 लॉन्ग होती है। अब जो जेजुनम भाग है इसके अंदर एंजाइम सीक्रेट हुए और इन एंजाइम्स ने क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। किसका कर दिया ब्रेक डाउन, कॉम्प्लेक्स फूड का। किसमें, सिंपल फूड में। यानी कि जटिल भोजन को सरल भोजन में इसने तोड़ दिया और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में निर्माण हो जाता है ग्लूकोज का। और जैसे ही कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म जो है फूड का कन्वर्जन हो जाता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो डाइजेशन का प्रोसेस था, जो पाचन क्रिया थी, वो डाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होगा, डाइजेशन कंप्लीट होते ही ग्लूकोज क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा। और ग्लूकोज अवशोषित होने पर
हम कहेंगे कि भैया जो इलियम थी जिसकी लंबाई सबसे लंबी थी लगभग 3.5 मीटर, तो इस 3.5 मीटर के अंदर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर हमारे पास छोटी छोटी विलाई और माइक्रो विलाई की संरचनाएं होती हैं। विलाई और माइक्रो विलाई यानी कि सूक्ष्म नलिकाएं और अति लघु सूक्ष्म संरचनाएं जो होती हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से पड़ी हुई है। जब इनके अंदर से फूड गुजरता है तो ये उनसे टकराती रहती हैं और अवशोषण की प्रक्रिया करती रहती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, 3.5 मीटर। सबसे ज़्यादा लंबा जो प्रोसेस रहता है वो इसी में होता है, क्योंकि अवशोषण एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे चीज़ों को हम एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब एब्जॉर्ब हम कर रहे हैं तो सीधी सी बात हमें याद रखनी है कि कौन कर रहा है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, विलाई और माइक्रोविलाई ये संरचनाएं करते हैं, जो उंगली नुमा छोटी छोटी संरचनाएं फैली होती हैं। तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रही है। लार्ज इंटेस्टाइन भी वही काम कर रही है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट भाग ने किया। कौन सा, एब्जॉर्प्शन का। ये भी क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करेगी, यहाँ पर हमारे पास वाटर बचा होगा, सम आयंस बचे होंगे। आयंस जैसे कि हम बात करें, हमारा सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, इसके अलावा हम बात करें आयरन है, इसके अलावा हम बात करें हमारा मैग्नीशियम है। तो ये जो आयंस रहेंगे, इन आयंस का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन करेगी। साथ ही साथ कुछ विटामिन जो है वो हमारे बच जाते हैं, उनको अवशोषित किया जाता है। तो इन सब का जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन कर देती है, लार्ज इंटेस्टाइन कर देती है। और जैसे ही ये सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं हम तुरंत कह देते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जो अवशोषण प्रक्रिया शुरू हुई थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये था हमारा छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद थोड़ा सा हमें पढ़ना है यहाँ पर इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कुछ इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एंजाइम्स लिख रहे हैं, ब्रेकडाउन ऑफ यानी किसको तोड़ेगा, ब्रेकडाउन इनटू किस में तोड़ेगा। तो सबसे पहला एंजाइम आता है टाइलिन। सबसे पहली बात कहाँ से रिलीज होता है, लार से स्त्रावित होता है। और लार से स्त्रावित होने वाला एंजाइम जो है हमारा, चाहे टाइलिन है चाहे सैलिवरी अमाइलेज है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ कार्ब्स, यानी कि किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो है आरंभ कर देते हैं। इसके बाद आता है लाइसोजाइम। ये भी कहाँ से स्त्रावित होता है, ये भी सलाइवा से ही स्त्रावित होता है, लार से ही इसका भी स्त्राव होता है। टू मेक फूड हाइजीन, यानी कि भोजन को रोगाणु रहित करने का जो काम रहेगा वो लाइसोजाइम का रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पर आता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम कहाँ स्त्रावित होता है, पेप्सिन स्त्रावित होता है स्टमक के अंदर, आमाशय के अंदर, जो किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को, किसमें, पेप्टोन्स में। और कौन है, रेनिन, ये भी आता है स्टमक में, किसको तोड़ेगा, मिल्क प्रोटीन को। कौन सा होता है मिल्क प्रोटीन, केसिन, किसमें तोड़ेगा, पैराकेसिनेट में। इसके बाद आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है कहाँ स्त्रावित होता है, ट्रिप्सिन स्त्रावित होता है हमारे पैनक्रियाज में जो उपस्थित है पैनक्रियाटिक जूस, उससे, जो किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को, किसमें, पेप्टाइड्स में। उसके अलावा एक और एंजाइम है जो पाया जाता है हमारा पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, कौन सा है, लाइपेज, किसको तोड़ेगा, फैट्स को, किसमें, फैटी एसिड्स में। नेक्स्ट है सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज और अमाइलेज। ये चारों के चार एंजाइम, जैसा नाम वैसा काम। सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ेगा ग्लूकोज में, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज में, माल्टेज किसको, माल्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज में, और अमाइलेज जो है वो स्टार्च को तोड़ेगा ग्लूकोज में। और साथ ही साथ एक इरिप्सिन एंजाइम भी आता है जो अब तक हमारे पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स बने हैं, इन पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमीनो एसिड के अंदर परिवर्तित कर देता है, उसके अंदर चेंज कर देता है। तो ये था हमारा छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम और ये थे हमारे सारे के सारे एंजाइम्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर था वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू बच्चों, और आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक आ गया है। तो लगातार पढ़ते रहिए। ओके क्लास,
थैंक यू सो मच।